उन्होंने अपना मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी और काउंसलिंग में किया है. And she has worked with well-renowned practitioners also. She has master's degree in science also. She has worked on special needs children, orthopedic disability, substance use disorders, and psycho-oncology. 600 से ज्यादा सक्सेसफुल केसेस उन्होंने डील करे हैं. इसके अलावा वो गाइडेंस देती हैं, ट्रीटमेंट देती हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और एंगर पे. प्रीमैरिटल काउंसलिंग और कोविड काउंसलिंग भी करती हैं. तो हमारी जितनी भी परेशानियां हैं उन सब का सल्यूशन शालिनी जी के पास है. तो शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सत्र में. नमस्ते लेखा जी, और थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन एंड हैविंग मी हियर. एंड मैं सच में बहुत ही खुश हूँ आज आपके पास आकर के और आपसे बातचीत करके. तो बोलिए, आप कुछ कहेंगे या मैं शुरू करूँ? नहीं, आप शुरू करेंगी. हम आज आपके मुख से सुनेंगे कि आप हमको क्या ज्ञान दे रही हैं और लोगों की जो परेशानियां हैं वो किस प्रकार से वो अपने आप को एक सहज रूप में अच्छी जिंदगी बिता सकें, उसके लिए क्या सलाह देंगी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे. आज मैं शुरू करती हूँ एक छोटे से कोट से. मेरा बहुत फेवरेट कोट है. Those who have a why to live, those who have a why to live can bear with almost any house. तो जैसे जिंदगी हम लोग एक संघर्ष के रूप में देखते हैं हमेशा कि बहुत संघर्ष है. तो संघर्ष जो शब्द आता है उसमें वो क्या है, वो बहुत एक कठिन सा हम लोग को मतलब पहले से एक परसीव करते हैं कि संघर्ष मतलब बाप रे. लेकिन अगर आप संघर्ष को हम अगर ब्रेक करके देखें तो संग प्लस हर्ष. बहुत बढ़िया ब्रेकअप करा है, दैट्स ब्यूटीफुल. तो वो उससे क्या होता है, वो इतनी डिफिकल्ट लाइफ जो दिख रही थी कि संघर्ष है, वही अगर हमने उसको कर लिया. यही काम एक साइकोलॉजिस्ट का होता है. तो हम लोग की जिंदगी क्या है, जिंदगी द डे वी आर बोर्न only one thing is fixed and every day we are inching towards that. Very true. So it is our choice कि हम कैसे उसको जीना चाहते हैं, क्योंकि डेथ इज इनएविटेबल. हम हर रोज उसी तरफ ही जा रहे हैं. रास्ता है, उसको हम संघर्ष के रूप में देखना चाहते हैं या संग और हर्ष के रूप में देखना चाहते हैं. तो ये चॉइसेस हमारी होती हैं. इसमें जैसे हैप्पीनेस इज हमारी चॉइस होनी चाहिए, पर हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको एक डेस्टिनेशन के रूप में देखते हैं कि नहीं, ये मिल जाएगा तो हम खुश होंगे, तब हम बहुत सेलिब्रेट करेंगे, तब हम ऐसे हो जाएंगे वैसे हो जाएंगे. और इस चक्कर में क्या होता है, जब हमको मिल जाती है वो चीज तो फिर हम उसको वैल्यू नहीं करते. हाँ ठीक है, फिर हम अपना बेंचमार्क थोड़ा और ऊपर कर देते हैं. इसलिए उसको हम अगर अपना वे ऑफ लाइफ बना लें, हैप्पीनेस को अगर हम अपना वे ऑफ लाइफ बना लें, तो हम जो संग और हर्ष को हम पूरी तरीके से जी सकते हैं जिंदगी को. यही जीने की कला है, यही होना चाहिए. लेकिन हम संघर्ष में रह जाते हैं, संग हर्ष नहीं रहते. बहुत सुंदर. तो यही है जिंदगी. क्या है, हम लोग की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच का जो डैश है, दैट इज आवर लाइफ. वही लाइफ है, वही जीवन. उसको कितने ब्यूटीफुली हम लोग जी सकते हैं, वही जीने की कला कभी सभी के पास होती है. देखिए, ऐसा है नहीं कि नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हम खुद समझ नहीं पाते हैं कि अब हम मतलब कहाँ किस दिशा में जाएं, जिसको बोलते हैं दिशा हारा हो जाते हैं हम लोग. उस समय एक अगर प्रोफेशनल हेल्प हम लोग ले लें तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाती है हमारी. तो यही एक छोटा सा सार है कि काउंसलिंग क्या है और क्यों करना चाहिए.
उसके बाद में कब करना चाहिए, ये सबसे बड़ी जगह है। वैसे काउंसलिंग की प्रोसेस बहुत ही साइंटिफिक है और it is a very scientific step-by-step process. It is basically a guidance provided by a trained professional. It's a way of living. Using psychological methods. Yes. Yeah, it is a very scientific step-by-step process. और यहाँ पे कहीं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ट्रायल एंड एरर की जगह रहती है, क्योंकि सब कुछ एक ट्रेन्ड पर्सनल अगर आपको अटेंड कर रहा है तो आपको काफी वो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। और ये एक आर्ट और साइंस दोनों है, क्योंकि तो ये जो थेरेपिस्ट जो काउंसलर है उसकी आर्ट होती है कि अपने क्लाइंट को एक वो जो कनेक्शन डेवलप करना है वो कर सके। तो उसको वो कनेक्शन करने के लिए एक कुछ क्वालिटीज की जरूरत होती है, जिसमें आप बहुत अच्छे से यू शुड बी अ वेरी गुड लिसनर, आपका एक अनकंडीशनल लव एंड रिगार्ड होना चाहिए फॉर द अदर पर्सन, आपका नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा कर लेंगे तो सामने वाला बंदा आता है, जब हमारे पास कोई भी आता है तो ऑब्वियसली बहुत गार्डेड रहते हैं सब लोग, कि अवेयरनेस नहीं है इस बात की बिल्कुल भी। मेंटल हेल्थ को लेके हमारी अवेयरनेस बहुत कम है। हम लोग को फिजिकल कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्योंकि हमको मालूम है तो हम बहुत फटाफट एक प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए बढ़ जाते हैं आगे, और आसपास के भी लोग हैं वो भी बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, हेल्प एकदम दे गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू आउट। लेकिन मेंटल हेल्थ इज स्टिल अ वेरी बिग स्टिग्मा इन आवर सोसाइटी। अब धीरे धीरे कुछ कुछ परतें खुलनी शुरू हो रही हैं एंड होपफुली कि ये अवेयरनेस बहुत जल्दी बढ़ जाए, क्योंकि अब लोग सामने आना शुरू हो रहे हैं। आज ही मैंने पढ़ा है अमेरिकन जिमनास्ट जो बाइल्स हैं, उन्होंने ऑन मेंटल हेल्थ ग्राउंड्स विड्रॉ किया है। हाँ, we had lost connection. I have lost it. So, तो एक साइकोलॉजिस्ट ट्रेन्ड पर्सन होता है, किसके पास जाना चाहिए? तो पहले जब हम लोगों को जब भी कुछ प्रॉब्लम लगती है, प्रॉब्लम कैसे पता चले कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो एक बड़ी जगह होती है जो यूजुअली अवेयरनेस होती ही नहीं है इस बारे में। हम सफर करते रहते हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमको कोई परेशानी है। तो जब हमारी जो बोलते हैं पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ, या जो अगर नॉर्मल ऐसे रोजमर्रा की भाषा हम यूज करें तो हमारी दिनचर्या में कहीं भी कोई भी जब देख रहे हैं कि हम उसको पूरी तरीके से जी नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, हर चीज हमारे लिए भार हो गई है, उस समय हमको जरूर ये चीज सोचनी चाहिए कि आई नीड अ हेल्प। और कोई भी फ्रेंडली आपके नेबरहुड साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट किसी के भी पास आप पहले जा सकते हैं। एक्चुअली हम लोग का शायद इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं। जब साइकेट्रिस्ट की बात करी जाती है तो एक मन में लोगों के दिमाग में क्या आता है, आम जनता के, कि कुछ पागलपन है। उसको एक नॉर्मल उसमें नहीं ले सकते कि कोई मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजर रहा है और उसको किसी हेल्प की जरूरत है। ये अवेयरनेस शायद लोगों के अंदर नहीं है। जी जी बिल्कुल, उसी को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी। लेकिन मैं वही टैबू की बात कर रही हूँ, वही स्टिग्मा की बात कर रही हूँ मैं, कि देखिए हेल्प लेने से क्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। एग्जैक्टली। तो मतलब कितना अभी क्या है, हम जैसे फ्लाइट में जाते हैं जब, तो वो बोलते हैं आप अपना मास्क पहले पहनिए तब आप अपने दूसरे की हेल्प करिए। अगर आप सोचिए तो उसको ऐसे लगता है कि ये तो कितनी सेल्फिश सी बात है कि ये हमको सिखा रही है कि पहले तुम बैठो, हमारी तो बच्चे, हमारी तो मम्मी और हमारे पेरेंट्स ओल्ड सब बैठे हुए हैं, हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, हम अपना मास्क पहले पहनेंगे। लेकिन उसके पीछे की कितनी अच्छी बढ़िया सी साइकोलॉजी है कि अगर आप अपना पहन लेंगे तो आप अपने सिर्फ अपनी फैमिली और लव्ड वंस का ही नहीं, आप और भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं। यू बिकम स्ट्रॉन्गर। यस यस। तो
वो जो एक छोटी सी फिलॉसफी है, आई एम ओके यू आर ओके। अगर मैं ठीक रहूंगी तभी मैं किसी को भी ठीक रख सकती हूँ, राइट। रख सकता हूँ। तो इट्स टाइम टू बिकम और थिंक ऑफ दैट सेल्फ कंपैशन जो है वो बहुत जरूरी जगह हो गई है, जो बहुत कम लोग इस बात को रियलाइज करते हैं। ये बहुत अच्छे से हेल्प करती है, एंड दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूव्ड प्रोसेस जिसमें कहीं भी आपको कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी जगह क्या होती है, ये कोलैबोरेटिव होती है। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आपको थेरेपिस्ट या काउंसलर आपका आपका हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, वो सब चीज में वो आपको भी लेके आएगा ऑन द टेबल, और उसके बाद दोनों मिल करके डिजाइन करते हैं आपके लिए क्या सूटेबल होगा आपकी सिचुएशन पे। और दीदी क्या है, सिचुएशंस क्या होती है ना, डायनेमिक होती है, चेंज होती रहती है, पर हम लोग क्या है, हम लोग भूल जाते हैं इस चीज को कि वो है। तो चेंज इसलिए एक प्रोफेशनल आपको जगह जगह पे वहां पे वो अवेयरनेस दिखाता रहेगा या दिखाती रहेगी। उनका काम यही है आपको गाइड करना। आपको हर तरीके से, जैसे डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, वो एक पीस ऑफ आर्ट होता है। उसके राइट। बाद में अगर आप एक केमिस्ट के पास जाके मेडिसिन खरीदेंगे नहीं, या अगर आपने खरीद भी लिया, अगर आप उसको खाया नहीं। खाएंगे नहीं, तो आप बोलेंगे कि इट इज नॉट इफेक्टिव, द प्रोसेस इज नॉट गुड। नेचुरली। तो ऐसे ये है कि इट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। आपको भी कुछ वर्क करना पड़ेगा विद योर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, whoever you are working with. नेचुरली दोनों का साथ रहता है, तभी एक दूसरे को वो समझना बहुत जरूरी थी उस डेप्थ में जाकर के कि यस मेंटल हेल्थ हमारी किस तरीके से इम्प्रूव हो जाए। तो दिस इज द वेरी गुड टेक्निक आई थिंक कि पीपल शुड गो फॉर दैट। ये नहीं है कि उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, वो अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए, क्योंकि गुस्सा तो उन्हें समझ में आता है कि यस आई एम एंग्शियस या आई एम इन द स्ट्रेस, लेकिन हाउ टू ओवरकम वो जो टेक्निक्स है वो नहीं समझ में आती है। जी, तो बहुत सिंपल साधारण सी चीजें होती हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड होता है इसके लिए। वो आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर लेगा, बिकॉज जब हम लोग केस हिस्ट्री लेते हैं, जब आप हमारे पास प्रॉब्लम लेके क्लाइंट आता है, तो हम लोग एक केस हिस्ट्री लेते हैं, उस पे क्या होता है, उस पे बेस्ड हम लोग पूरा इंटरवेंशन डिजाइन करते हैं। तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हाँ आपकी प्रॉब्लम की जगह कहाँ कहाँ पे है, वो हम वो करके गोल सेट कर लेते हैं साथ में, और फिर काम करते हैं। तो ये चीज क्या है, ये बहुत इफेक्टिव हो जाती है, उसको भी समझ में आता है, उसको भी क्योंकि वो भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है पूरी तरीके से। जब हम फीडबैक दे रहे हैं, सब चीज उसको दिखा रहे हैं सामने, जब हमने उसके टेस्ट करे, तो जैसे पेपर पेंसिल साइकोमेट्री जो होती है, तो पेपर पेंसिल टेस्ट के साथ साथ हम लोग कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट भी कर लेते हैं, जहाँ मैनिपुलेशन की और उसकी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ओके ओके दैट्स गुड। तो दोनों मिला करके जब हम एक पूरा ओवरऑल जब पिक्चर लेकर के आते हैं, तो वो कहीं पे वो क्लिक करता है क्लाइंट को कि हाँ शी इज राइट और ही इज राइट। तो उससे क्या हाउ होता मच है, टाइम वहां से हम डज इट टेक? मतलब एक अगर कोई it नॉर्मल depends. स्ट्रेस का केस आता है आपके पास कि जो जैसे आजकल का स्ट्रेस है, इतना ट्रैवलिंग का है, वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, घर की प्रॉब्लम्स हैं, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, या देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया फॉर दैट? it depends on certain things. एक प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो क्या है। कभी क्या होता है, एक सिचुएशनल ही ऐसा आया है और वही निकल जाता है, वही है खाली, तो हमको उतना ही हेल्प करके अगर निकालना होता है तो इट डजंट टेक मोर देन 5 to 6 सेशंस। लेकिन अगर वो डीप रूटेड है कहीं, या इंटरपर्सनल प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो वो सॉर्ट आउट करने में फिर टाइम लगता है। देन द अदर या एंड द अदर पार्ट इज कि आप कितना काम करके आ रहे हो। हमने आपको सजेस्ट कर दिया, हमने एक डिजाइन कर दिया कि हम 5 to 7 वीक्स में काम करेंगे, लेकिन मैंने जो भी एक
आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन मिला, जो भी आपसे कहा गया कि आप इसको प्रैक्टिस करें, आप इसको ऐसे ट्राई करके देखें, ऐसे करके देखें, if you will not do it, so the feedback is slow. Obviously number of sessions becomes little long. कितनी डीप रूटेड है ये कैसे समझ में आ रहा है? ये क्या होता है दीदी? That is why मतलब practice you understand that. Yes, no, we are being trained for this. तो जब हमारी केस हिस्ट्री लेने का टाइम होता है, हम लोग उस समय हमारे पॉइंट्स होते हैं ये सब कुछ चेक करने के, सब कुछ चेक कर लेते हैं, उससे सब कुछ निकल आता है, एंड देन वी हैव अ मैनुअल, उससे हम कोलैबोरेट कर लेते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है, हम जो सोच रहे हैं वो हमारे मैनुअल से मैच कर रही है कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या थॉट प्रोसेस होता है कि जो थॉट्स में हम जीते हैं उसकी वजह से हमें स्ट्रेस और एंजाइटी होती है, या हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी उस पर इफेक्ट करता है? दोनों चीजें हैं। और इससे क्या होता है, हमारे न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, और उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होती है, जो कि वो अवेयरनेस नहीं है लोगों को। हमारे जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंसेस हो गए ब्रेन में, तभी हमको प्रॉब्लम हुई, या हमारी वो स्किल्स नहीं है। जैसे आपने बोला स्ट्रेस, तो स्ट्रेस सिमिलर सिचुएशन आपके लिए मे बी वो नॉर्मल होगी, बट सिंस मेरे पास वैसी स्किल्स नहीं है उसको हैंडल करने की, तो मेरे लिए वो स्ट्रेस में हो जाती है। तो वही एक ही चीज जो स्ट्रेस है वो आपके लिए यू स्ट्रेस है और मेरे लिए डिस्ट्रेस हो गई। आपके लिए सिचुएशन एंड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, हम इसको यूं ले सकते हैं। हाँ, आपके रेपर्टोयर ऑफ स्किल्स कितने हैं उस पर डिपेंड। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चों को बहुत सब सिचुएशंस को फेस करने देना चाहिए। पेरेंट्स का क्या एटीट्यूड रहता है यूजुअली कि हम बच्चों को सेव करते हैं, नहीं तुम ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे, हम गाइड करते रहते हैं, हम उनको एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं। लेकिन अगर हम उनको एक्सप्लोर करें तो क्या है, उनके एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके बाद तो वो सीखते ही हैं, पर हम सीखने से उनको रोकते हैं कभी कभी, ओवर पॉसेसिव होने की वजह से। उसके अलावा हमारे यहाँ फॉर्मल पेरेंटल ट्रेनिंग बोल के कोई चीज नहीं है, and we are not born parents. तो वेरी ट्रू, उससे हो जाती है प्रॉब्लम्स। लेकिन आजकल तो बहुत दुनिया बदल रही है, पेरेंटिंग के ऊपर इतना ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्लासेस हो रही हैं कि फॉर द फुल फ्लेजेड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल शुरू से ही सही रहे, कि वो अपने आप को उसके लिए एटमॉस्फेयर के लिए प्रिपेयर कर सके, कि when once he is grown up, so he should be ready to face the world. यही अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ की जो शुरुआत हो चुकी है, एंड वी आर सो हैप्पी। हाँ, एक अच्छी बिगिनिंग हो गई है। एक बार शुरुआत होने में ही दिक्कत होती है, उसके बाद तो फिर यू गेट द फ्लो। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी ये फील होता होगा कि हाँ, दुनिया में इतना चेंज आ रहा है धीरे धीरे, कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है चीजों के लिए, और जो हम लोगों का बचपन था और अब बच्चों का बचपन है, वैसे तो बहुत ही उसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम शायद खुली हवा में ज्यादा पले, बच्चे टेक्निकल ज्यादा हैं, तो क्या लगता है कि आगे इनका भविष्य क्या होगा? दे विल बी मोर सक्सेसफुल, और साइकोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में? दीदी, कितने अच्छे से हम हमारे बच्चों के जो हमारा इंडियन सिस्टम है ना, वो बहुत बहुत ही साइंटिफिक है। तो हम जो बोलते हैं ना कि बच्चों के संस्कारों पे बहुत बात करते हैं हम लोग। संस्कार क्या होते हैं? साइकोलॉजी में होता है ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईगो एंड सुपर ईगो। हाँ, तो संस्कार जो है वो हमारी सुपर ईगो होती है। हाँ, वो हमको हमारी ईद से और ईगो से के समय में जब भी कोई टसल होती है, कुछ होता है, वो हमको बराबर वहां पे एज अ गवर्नर, एज अ गुरु एजेंसी काम करती है, कि पेरेंट काम करती है कि भाई रुको, तुम यहाँ गलत हो। तो अच्छे से हम संस्कार, वैल्यू सिस्टम देते हैं, देना और मानना बच्चों का,
वो जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आगे का भविष्य होगा। अभी हम एक बहुत कंफ्यूज सी स्टेट में जा रहे हैं, हमको खुद ही नहीं मालूम है जनरेशन को कि हम कितने इंडियन हैं और कितने वेस्टर्न हैं। तो वो एक, जब तक वो बैलेंस, वो सामंजस्य जो है वो जब तक नहीं आएगा तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि जनरेशन बहुत कुछ अच्छी होगी या खराब होगी। हर जनरेशन की अपनी क्वालिटीज होती है। ये जनरेशन भी बहुत 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 ही बढ़िया जनरेशन है हमारी जो आ रही है। जो आने वाले, जो आज के बच्चे जो हम देख रहे हैं, हालांकि पेंडेमिक का इतना बढ़िया मतलब वैसा समय गया, पर स्टिल दे आर स्टेबल। उन्होंने ये शिकायत नहीं करी है शायद कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम खेल नहीं पा रहे हैं। तो दे हैव अडॉप्टेड द थिंग्स व्हिच दे आर हैविंग एट होम, वो उसके साथ में हो गए। तो इनकी साइकोलॉजी मेरे ख्याल से ये शायद सेल्फ डिपेंडेंट ज्यादा बनेंगे हमसे। क्या लगता है? वो तो है, वो है और होंगे भी। होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए। ये मुझे कभी कभी लगता था कि आज 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, उनका किसी से किसी तरह की गैदरिंग, मीटिंग, कोई एक्सचेंज ऑफ थॉट्स नहीं हो रहा है। बट ये जो लैपटॉप्स और टैब्स उनके हाथ में है, आई थिंक दे आर हेल्पिंग अ लॉट टू कन्वर्स ऑल्सो एंड एक्सप्रेस ऑल्सो। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी हेल्दी चीज हम इसको मान के चल रहे हैं। पेंडेमिक में लोगों को बेनिफिट भी शायद बहुत मिल रहा है। तो अब आगे, पहले क्या होता था, बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चों इतना ज्यादा टीवी देखते हैं, इतना ज्यादा स्क्रीन ये लेके बैठे हुए हैं। वही देखिए, टाइम के साथ में हम लोग भी चेंज हो गए। हम्म। अब हमको लग रहा है कि नहीं, हाँ स्क्रीन कितनी इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए, इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों की एज के हिसाब से हम लोगों को ये चीज देखना चाहिए कि उनको इंफॉर्मेशन कितनी मिल रही है, विज उनकी कितनी विजडम है उसको इंटीग्रेट करने के लिए। बस इतनी सी मॉनिटरिंग की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो वो लोग बहुत ही अच्छे से, देखिए उनका पूरा, द होल वर्ल्ड हैज श्रंक ऑन अ स्मॉल स्क्रीन फॉर That is देम। the truth. True. और वो लोग क्योंकि इसके बहुत ज्यादा यूज टू थे ना, इसलिए उनको बहुत ज्यादा रिकैलिब्रेट जो कहते हैं ना, रीएडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं उनको। पड़ेगी। हाँ, उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम हो गया कि चलो इससे ये करेंगे। अब क्या है, इसके बाद में दे विल बी, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे बोले कि नहीं ठीक है, आई एम डन विद इट, सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मूव आउट, गो आउट एंड डू थिंग्स। तो वो एक बैलेंस आ जाएगा। ये हमारी एक जो बोलते हैं ना, कोई भी क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी में कैसे टर्न होती है, वो कैसे ये करना है। है, वो बहुत मतलब मैंने इस चीज को बहुत महसूस किया। लगी शुरू में लग रहा था कि जैसे ऐसा नहीं हो पाएगा कि बच्चे क्या करेंगे, बट जो मैंने देखा है बच्चों में, इतना टेक्निकली साउंड हो गए हैं कि उसके बाद जब वो बाहर एक्सप्लोर करेंगे तो आई थिंक दे कैन डू वंडर्स। उनको यस, शायद इतना स्ट्रेस नहीं होगा जितना हमारी जनरेशन में लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस था हर चीज के लिए। तो दे आर मोर कैजुअल। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट? पर उनका उनका स्ट्रेस अब डिफरेंट उस पे आएगा। देखिए, अ, हमारे पास टाइम बहुत था ना, हमारे काम उसी तरीके से डिलेट चलते थे, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं थी। अब उन बच्चों के पास हर एक चीज एट द प्रेस ऑफ अ बटन है। हम्म। वो नहीं होने से दे गेट सो रेस्टलेस। हम्म। तो हमारी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बहुत हाई है, पर हमारे बच्चों की फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस उतनी हाई नहीं रहेगी, क्योंकि उनको सब चीज एकदम एक चुटकी पे लेने की आदत है कि जहां प्रेस किया वहां आ जाएगा हर हम्म। एक चीज। इसमें सेल्फ सेंटर्ड होने के भी बहुत चांसेस हैं अगर वो सेल्फ सेंटर्ड हो गए, क्योंकि आजकल उनको सबको, इंडिविजुअल को एक एक चीज मिल गई है, एक एक गैजेट उनके हाथ में है। तो जो एक शेयरिंग सिखाते थे हम लोग को शुरू से कि शेयर करके चीज को आगे बढ़ो, तो दुनिया बहुत खूबसूरत रहेगी, क्योंकि बिना शेयरिंग के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो शायद ये लोग उससे महरूम हैं। क्या लगता है? महरूम नहीं है अभी। अब जब उन्होंने वो अपनी शेयरिंग डिजिटली करते हैं ना। डिजिटली करते हैं, एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि उनके सब हर चीज फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग हो ही रही है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से हम लोग भी जो कर रहे हैं, हम लोग भी शेयरिंग कर ही रहे हैं।
हाँ, शेयरिंग भी उस हिसाब से, उनके लिए शेयरिंग का मतलब ही वही है। डिजिटली हो गया, इट्स नॉट सबका फिजिकली, change हो गया। हाँ वो नॉट सब। फिजिकली। हाँ लेकिन अब क्या है, करने के बाद में थोड़े दिन के बाद में ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स चेंज, सो राइट, दे विल आल्सो एंजॉय। जब वो बाहर निकलेंगे वापस से तो दे कैन कंपेयर कि हाँ हमने ये भी किया और अब हम ये भी कर रहे हैं, तो चॉइस उनकी होगी कि हम क्या करना चाहेंगे फर्दर। राइट, मोर दे हैव मोर चॉइसेस, हमसे ज्यादा उनके पास चॉइसेस है कि हमारे पास थी नहीं। और शायद हमको सीखने में जितना समय लगा, उनको आउटर वर्ल्ड में जाके शायद इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि टेक्निकली दे आर वेरी साउंड। तो जैसा डिजिटल वर्ल्ड है उसमें, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसा हो, बट वी कैन नॉट जज एनीथिंग। हाँ क्योंकि डिजिटल है तो वो उसमें भी तो एडवांसमेंट होंगे ही ना, इसके ज्यादा ही so they डेफिनेटली also have to match step with that। मैच दैट, जैसे हम लोग अभी भी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं विद द आप तो डिजिटल एक वर्ल्ड, इंस्पिरेशन है दीदी। हर स्टेप पे अटक रहे हैं, and but the learning process is on. So similarly they also have to go, उनको शायद फिजिकली और भी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक चीज और भी ये देखा है, जो फिजिकल हेल्थ की बात और मेंटल हेल्थ की बात हम लोग करते थे कि वो इक्वली चलनी चाहिए, कि इफ मेंटली यू आर फिट, फिजिकली यू आर फिट, साइमल वैसे वाइसी वर्सा, फिजिकली यू आर फिट, मेंटली यू आर फिट। तो इनकी फिजिकल हेल्थ की अगर हम बात करें तो वो नहीं है इनके पास, जो हम लोग मिट्टी में खेल के बड़े हुए, जुड़े हुए मिट्टी से थे। वो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, हाँ, और वो भी वो जगह भी है उनके उनके खुद के भी सीखने की, कि सब चीज वर्चुअल नहीं होता है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस, वो बैलेंस ही सिखाने का काम, पेरेंटिंग जो स्टाइल आएगी फर्दर जो भी डेवलप होगी उसमें ये चीज करना लेके आना जरूरी होगा, जहाँ पे हम उनको बैलेंस सिखा सके। सिखा सकते जितना जरूरी वर्चुअल वर्ल्ड है उतना हैं, ही रियल भी है जरूरी है। रियलिटी है। और वो अपने आप से इस चीज को जब फेस करेंगे, कि बैठे बैठे उनको उनको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन जब उनको कोई छोटी सी भी तकलीफ होगी और उनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स और ये सब ज्यादा जल्दी आना ज्यादा शुरू होगी। होंगे, ऑब्वियसली लैक ऑफ मूवमेंट एंड उससे सबसे आईज की प्रॉब्लम है, ये सब चीजें उनको जल्दी होंगी। जब उनको ये सब होगा और उसको वो जब रेमेडियल फॉर्म्स जो उनको टेक्निक्स मिलेंगी उससे जो रिलीफ मिलेगी उनको, तो उनको समझ आएगी ये बात, ये रियलाइजेशन उनको जितना जल्दी आएगा उतना अच्छा होगा। तो क्योंकि कंसर्न है डेफिनेटली। कंसर्न तो आने वाली जनरेशन के लिए हम तो फेस कर रहे हैं, और हम तो जी काफी बैलेंस करके भी चल रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक जरूर मन में रहता है कि हाँ, इनका भविष्य क्या है, ये किस तरह से जो स्ट्रेस और एंगर से उनके पेरेंट्स गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से, वो उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जी मुझे लगता है कभी कभी उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट तो आ ही रहा होगा। तो इसलिए काउंसलिंग जो हम सोचते हैं कि बहुत जरूरी है, पेरेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है, कि वो अगर कूल माइंडेड रहेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चों के लिए वो एक बहुत अच्छा आदर्श जो कहते हैं वो बना सकते हैं, कि इफ दे आर कूल, इफ द पेरेंट्स आर हैविंग द अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग अपने लिए एंड साइमल्टेनियसली फॉर देयर चिल्ड्रन, तो द सोसाइटी विल बी इन अ बेटर शेप, व्हाट यू से। वो तो ठीक बात है, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स भी तो ह्यूमन बींग्स हैं। तो अडल्ट माइंड में हम ऐसी बहुत एकदम आइडियल सिचुएशन नहीं रख सकते कि कभी कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। नहीं, दैट इज ट्रू, फ्रिक्शन विल बी देयर। लेकिन अगर हम कुछ कुछ चीजों को ध्यान में रखें, जैसे अगर हमारा फ्रिक्शन हो रहा है, हमारा बच्चा बड़ा है, तो बी एंश्योर कि भाई हम उसके सामने ना लड़ें, ना वर्बलाइज करें चीजों को, राइट, इमीडिएटली गो टू अ रूम और समथिंग और बच्चे को अलग कर दें। देन वी हैव आर्ग्यूमेंट्स और जो भी हो रहा है ठीक है, बट आफ्टर दैट जब हम मेकअप करते हैं, जब हम सॉरी बोलते हैं या हमारी सिचुएशन नॉर्मलाइज करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चे को शामिल करके रखना चाहिए। तो बच्चों को हम दोनों वर्ल्ड दिखा रहे हैं कि it is very normal to have a fight or difference of opinion of two adult minds, but at the same time this is also the way to resolve it। यस, तो बच्चे की जो स्ट्रेस या एंजाइटी बिल्डअप हुई उतनी देर में फॉर द पेरेंट्स, या क्या होगा आगे,
वो उसको मालूम है। तो 1 या 2 या 4 बार के बाद में बच्चे को मालूम होगा, ठीक है पापा मम्मी के बीच में ऐसे होता रहता है, होता रहता है। इट्स ओके, इट्स ओके, That is normal. they'll be all क्योंकि, right. देखा है बच्चे या तो रिबेलियन हो जाते हैं या इंट्रोवर्ट हो जाते हैं इस तरह की Yeah. सिचुएशन में। तो ये हर एक किसी का फर्ज है, मेरे ख्याल से बड़ों का ज्यादा बनता है कि ये सिचुएशन ना आने पाए, लेकिन उनका अपना स्ट्रेस लेवल इतना होता है कि दे बेसिकली नीड काउंसलिंग। तो इसलिए मैं चाहती थी कि काउंसलिंग के बारे में लोग समझे कि ये एक अच्छी चीज है। जी नहीं तो साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते ही लोग एकदम उनके दिमाग में एक शायद वो जो एक पागल खाने का एक्चुअली जो कहना चाहिए वो व्यू उनके सामने आता है कि लोग मेंटल डिसऑर्डर किसी भी तरह का है, वो स्ट्रेस भी है उसको भी हम उसी में लेंगे, तो दे मस्ट बी थिंकिंग। तो शायद वो हमारा नजरिया जो है अब बदल गया है। जी। साइकेट्रिस्ट भी आजकल क्या है, बहुत अच्छी हमारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज आ गई हैं। तो हमारा अभी भी लेकिन पुराना ही वो माइंडसेट है कि नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो वो दवाई जरूर देगा हाँ हाँ या देगी, और वो मेंटल हेल्थ के लिए मतलब कोई साइकेट्रिक मेडिसिन का मतलब ही क्या है कि वो सोना, वो हमको सुला देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा क्या होता है कि वो देख करके उनकी आखिर इतने दिन की पढ़ाई, उनका एक्सपीरियंस, उनकी भी एक प्रिस्क्रिप्शन जैसे मैंने कहा इज अ पीस ऑफ आर्ट। उसपे अगर उन्होंने मेडिसिन, आपको जरूरत नहीं होगी तो वो आपको कभी भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। और ये लॉन्ग टर्म अगर जरूरत होती तभी होती है, अदरवाइज एक बहुत अच्छा बैलेंस तरीका होता है। आप अगर जरूरत है तो आप कुछ मेडिसिन की हेल्प ले लीजिए और उसके साथ आप काउंसलिंग पे आइए, तो दोनों मिल करके एक बहुत खूबसूरत एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपके लिए मिल जाता है इससे। बिल्कुल सही, क्योंकि लोग मेरे ख्याल से आधी तो बीमारी उनकी मेंटल जो है एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट मिल जाए जो उनको प्यार से देख ले तो मेरे ख्याल से उसी से दूर हो जाता होगा। तो शालिनी जैसे अच्छी साइकोलॉजिस्ट मिल जाए तो लोग की आधी परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाएगी। इतने प्रेम से समझा रही है, इतने प्यार से बातें बता रही है। तो इट हैज बीन अ वंडरफुल सेशन शालिनी। जस्ट क्या कह सकते हैं हम इसके आगे। आपका नंबर तो फ्लैश हो रहा है, फिर भी आप अपने मुंह से एक बार अपना नंबर हमारे दर्शकों को बताइए, जिससे जब वो चाहें वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर। उससे पहले मैं ना एक गाइडेंस मैप देना चाहूंगी। बिल्कुल अब जरूर। आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि उसको जरूर एक देकर बिल्कुल जरूर जरूर, तो कोई मैं चीज मिस बहुत नहीं होना अच्छे से चाहिए। यूज कर, वो दैट इज मैं यूज करती हूँ और काफी अच्छा काम करता है। बहुत शॉर्ट टर्म, बहुत छोटा सा है। M=to मेकिंग चॉइसेस। ओके। तो मेकिंग चॉइसेस मींस किसी भी सिचुएशन के स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में एक एक पीरियड होता है, एक स्पेस होती है हमारे लिए। वो स्पेस जो होती है वो हमारी पावर टू चूज अवर रिस्पॉन्स होती है। राइट। तो आप अपने यू सो यूज दैट स्पेस वेल। दैट इज द स्टोरी ऑफ M. नाउ A is equal to acceptance of your present situations. राइट। So always remember situations are dynamic. राइट। So be patient. राइट, बी पेशेंट। और P is equal to the power of our thoughts. पावर ऑफ आवर थॉट्स। So our thoughts are responsible for our feelings and our actions. मतलब Be aware of them. बी अवेयर ऑफ देम। Be aware of them. राइट। तो बस यही कहूंगी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया, और लोगों को शायद समझ में भी आएगा कि इसकी जरूरत क्यों है और हमको क्यों किसी भी साइकोलॉजिस्ट से अगर हम किसी भी स्ट्रेस में है तो मिलना जरूरी होता है। ये ना सोचें कि हमें इसमें कोई परेशानी होगी या लोग क्या कहेंगे। लोग तो बहुत कुछ दुनिया में जीवन में कहते रहते हैं, उस कहने के ऊपर ना जाके अपने जीवन को सुधारने के, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करके अपनी फैमिली को देखना, वो सबसे पहले चीज है। और एक जो बहुत सुंदर चीज इन्होंने कही, एक्सेप्टेंस। अगर हमारी अपने लिए एक्सेप्टेंस होगी तो हम जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। देन ओनली वी कैन एक्सेप्ट अदर्स इफ वी एक्सेप्ट आवरसेल्व्स। तो दैट आई थिंक आई एम राइट।
Yes, of course, you are always right. Not always, So, but it has been a nice session with you. और जब so जरूरत पड़ेगी हम आपको दोबारा फिर से कॉल करेंगे और आप okay. लोगों को बताइएगा कि किस तरीके से उनको हम मदद ले सकते हैं और आप कैसे मदद उनकी करेंगी। तो आप अपना एक बार नंबर जरा सा रिपीट कर दें। मेरा नंबर है 9830328585। शालिनी कुमार, मैं एक रिहेबिलिटेशन 9830328585। तो दर्शकों, आशा है आपको आज का सेशन हमारा बहुत अच्छा लगा होगा और हम इसी तरह से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि हमें कमी महसूस हो रही है या हमें किसी हीलिंग की या किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तो उनसे हम आपकी भेंट करवाते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रवाह के दर्शकों, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, Shalini. Thank you so much for giving your precious time. Thank you. Thank My you. pleasure always.